Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Shah. Friends, नीट पीजी 2024 शिफ्ट 1 की पेपर और शिफ्ट 2 की पेपर में ऑलमोस्ट कंपटीशन लगी हुई थी। दोनों की डिफिकल्टी लेवल में ये आंकना मुश्किल हो रहा था कि कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट है। शिफ्ट 1 वाले स्टूडेंट्स का मानना था कि शिफ्ट 1 बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। शिफ्ट 2 वाले स्टूडेंट्स का मानना था कि शिफ्ट 2 जो है वो जो क्वेश्चन पेपर थी उसकी वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी। बट लेटली जब बड़े लेवल पे पोल कराया गया तो उससे ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं ज्यादातर स्टूडेंट्स का ये मानना है कि शिफ्ट 2 जो था वो ज्यादा डिफिकल्ट था इन कंपेरिजन टू शिफ्ट 1। हालांकि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मानना है कि शिफ्ट 1 ज्यादा डिफिकल्ट था, बट ज्यादातर लोगों का इन कंपैरिजन में अगर ये करें तो ज्यादा लोगों का ये मानना है कि शिफ्ट 2 जो है वो शिफ्ट 1 से ज्यादा डिफिकल्ट थी। नाउ अब जो है वो डिफिकल्टी लेवल थोड़ी ऊपर नीचे तो होनी ही थी, किसी को थोड़ा ज्यादा टफ किसी को थोड़ा ज्यादा इजी होना ही था। कंपेरि इजी तो कोई भी पेपर नहीं था, बट एक दूसरे के कंपैरिजन में किसी को ज्यादा टफ और किसी को थोड़ा इजी होना ही था। अब इन पेपर्स पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा ना। व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, अगर आपको नहीं पता है तो आप पुरानी वीडियोस चेक कर सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या है। सिंपल टर्म्स में दो तीन स्टेप्स में मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। सिंपली व्हेन बोथ द पेपर्स आर नॉट इक्वल, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की पेपर इक्वल नहीं है, जस्ट से दैट शिफ्ट 2 की पेपर टफ थी, शिफ्ट 1 की पेपर उससे कंपैरेटिवली थोड़ी इजी थी। दोनों ही टफ थे, दोनों पेपर को जो बनाया गया था वो ऑलमोस्ट इनिशिएट लेवल के पेपर्स को बनाया गया था, राइट। तो दोनों ही टफ थे, बट दोनों को आपस में कंपैरिजन करने पर जो स्टूडेंट्स का ज्यादातर स्टूडेंट्स का मानना है कि शिफ्ट 2 का पेपर ज्यादा टफ था और शिफ्ट 1 का जो पेपर है वो कंपैरेटिवली थोड़ा इजी था। नाउ इन पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा टू मेक द पेपर इक्वल। मेक द पेपर इक्वल मतलब क्या कि कैसे इसका एक प्रोसेस है, वो कैसे कि जिन स्टूडेंट्स ने शिफ्ट 1 में एग्जाम दिया उनके जो है पूरे रॉ स्कोर निकाल लिए जाएंगे, उनके मार्क्स कैलकुलेट कर लिए जाएंगे और उस शिफ्ट में उनकी रैंकिंग निकाल ली जाएगी। सिमिलरली जो शिफ्ट 2 में जिन स्टूडेंट्स ने अपियर हुए, जिन्होंने एग्जाम दिया शिफ्ट 2 में, उनकी जो है वो उसको निकाल ली जाएगी, मार्क्स निकाल ली जाएगी और शिफ्ट 2 में उनकी रैंकिंग निकाल ली जाएगी। फिर सभी स्टूडेंट्स का जो शिफ्ट 1 में जितने स्टूडेंट्स हैं उनका परसेंटाइल इसको निकाल लिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू हाईएस्ट स्कोरर स्कोर्ड इन शिफ्ट 1। शिफ्ट में जो हाईएस्ट स्कोरर होंगे उनके परसेंटाइल को 100 परसेंटाइल माना जाएगा, क्योंकि परसेंटाइल जो होती है वो होती है कि सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कौन है, उनके रिस्पेक्ट में वो उनको 100 परसेंटाइल माना जाता है और उसके बाद फिर उनके रिस्पेक्ट में बाकी सबकी जो परसेंटाइल है वो निकाली जाती है। तो शिफ्ट 1 के सभी स्टूडेंट्स की जो परसेंटाइल वो स्कोर वो फिगर आउट की जाएगी, निकाली जाएगी और शिफ्ट 2 में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबकी परसेंटाइल निकाली जाएगी। मान लेते हैं 2 लाख स्टूडेंट्स हैं, 2,20,000 हैं, तो मान लेते हैं 1,10,000 स्टूडेंट शिफ्ट 1 में है, 1,10,000 स्टूडेंट शिफ्ट 2 में है। अब इन सब की परसेंटाइल निकालने के बाद दोनों को क्लब कर दिया जाएगा, दोनों को क्लब कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद जिसके परसेंटाइल ज्यादा होंगे उनको रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 जो फाइनल मेरिट है वो फाइनल मेरिट दे दी जाएगी। तो इस बेसिस पे जो है वो रैंक बनाई जाएगी। अब क्योंकि जो पेपर्स थे उनमें दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, शिफ्ट 1 का पेपर और शिफ्ट 2 के पेपर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट सेम थी, ऑल्दो ज्यादातर स्टूडेंट्स का मानना है कि शिफ्ट 2 की पेपर जो थी दैट वाज मच मोर डिफिकल्ट देन शिफ्ट 1 पेपर, बट ऑलमोस्ट जो पेपर दोनों ही पेपर डिफिकल्ट थे। तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो दोनों पे नहीं पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज्यादा चेंजेस जो है नॉर्मलाइजेशन के वजह से स्टूडेंट्स के स्कोर पे नहीं पड़ेंगे, उनकी रैंकिंग पर नहीं पड़ेगी। नाउ इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या रैंक बन सकती है ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने मार्क्स पे, दैट वी आर गोइंग टू सी। एक तो सबसे पहली बात क्या है कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल टफ थी दोनों ही पेपर की। नॉर्मलाइजेशन का दूसरी पॉइंट क्या है, नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस और जो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट 2,28,000 2,28,000 है। तो इस पे हम ये चीज फिगर आउट कर सकते हैं कि एक्चुअल में किस मार्क्स पे क्या रैंक बन सकती है। इससे पहले जो पेपर्स बना करते थे वो या तो इजी टू मॉडरेट होते थे या तो मॉडरेट जनरली हुआ करते थे, बट दिस टाइम मॉडरेट बोलना सही नहीं है।
पेपर्स वेर डिफिकल्ट, वो डिफिकल्ट थे, राइट। तो इस डिफिकल्टी की वजह से ऑब्वियसली जो स्कोरर्स होंगे, जो टॉप स्कोरर्स होंगे, वो बहुत ज्यादा नहीं हो पाएंगे, या जो अच्छे मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स होंगे वो बहुत ज्यादा नहीं हो पाएंगे। सो लेट्स सी कि किस रैंक पे क्या, किस मार्क्स पे क्या रैंक बन सकती है। फॉर 1000 टॉपर्स जो है वो कहीं ना कहीं 715 से 720 तक हो सकते हैं, 715 से 720 मार्क्स तक टॉपर हो सकते हैं। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक ये हो सकते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक। 1000 रैंक अगर हम देखें तो 620 के आसपास 1000 रैंक बन सकती है। 5000 रैंक ऑलमोस्ट 565, 560 टू 565 के बीच में 5000 रैंक बन सकती है। 10,000 रैंक 525 टू 530 के बीच में 10,000 रैंक बन सकती है। 500 टू 505 15,000 रैंक बन सकती है, 500 टू 500 मार्क्स। 475 टू 480 481 के आसपास जो है वो 20,000 रैंक बन सकती है। नाउ 460 टू 465 के बीच में 25,000 रैंक बन सकती है। 440 टू 445 के बीच में मार्क्स के बीच में 30,000 रैंक बन सकती है। 420 टू 425 के बीच में 35,000 रैंक बन सकती है। 410 टू 415 के बीच में 40,000 रैंक बन सकती है। 395 टू 400 मार्क्स के बीच में 45,000 रैंक अप्रोक्सीमेटली बन सकती है। 380 टू 385 मार्क्स के बीच में 50,000 रैंक बन सकती है। 365 टू 370 मार्क्स के बीच में 55,000 रैंक बन सकती है। 355 टू 360 मार्क्स के बीच में 60,000 रैंक बन सकती है। 340 टू 345 मार्क्स के बीच में 65,000 रैंक बन सकती है। 330 टू 335 मार्क्स के बीच में 70,000 रैंक बन सकती है। 320 टू 325 मार्क्स के बीच में 75,000 रैंक बन सकती है। 310 टू 315 मार्क्स के बीच में 80,000 रैंक बन सकती है। 300 टू 305 मार्क्स के बीच में 85,000 रैंक बन सकती है। 290 टू 295 मार्क्स के बीच में 90,000 रैंक बन सकती है। 280 टू 285 मार्क्स के बीच में 95,000 रैंक बन सकती है। 270 टू 275 के बीच में 1 लाख मार्क्स बन सकती है। 260 टू 265 मार्क्स तक 1,05,000 रैंक बन सकती है। 250 टू 255 मार्क्स के बीच में 1,10,000 रैंक बन सकती है। 240 टू 245 तक 1,15,000 रैंक बन सकती है, और यही आपकी क्वालिफाइंग कट ऑफ भी रह सकती है। दैट मीन्स कि आपकी जो क्वालिफाइंग कट ऑफ रहेगी, फर्स्ट कट ऑफ, दैट कुड बी समवेयर अराउंड 240 टू 245। 230 टू 235 मार्क्स के बीच में 1,20,000 रैंक बन सकती है। 220 टू 225 मार्क्स के बीच में 1,25,000 रैंक बन सकती है। 210 टू 215 मार्क्स के बीच में 1,30,000 रैंक बन सकती है। 205 टू 210 के बीच में 1,35,000 रैंक बन सकती है। 195 टू 200 मार्क्स के बीच में 1,40,000 रैंक बन सकती है, और फिर इसके बाद नीचे हम जा सकते हैं। तो ये रैंक बन सकती है बिकॉज ऑफ, अगर हम डिफिकल्टी लेवल को देखें और नॉर्मलाइजेशन के इम्पैक्ट को देखें तो गाइज ये जो है ये जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए है कि किस मार्क्स पे कितनी रैंक बन सकती है, जिससे आपको एक आइडिया रहे कि व्हेन यू एनालाइज द पेपर, जब आप एनालाइज कर रहे हो पेपर को और आप एनालाइज कर रहे हो कि कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं, तो उसके बेसिस पे आपको ये समझ में आ सके कि अप्रोक्सीमेटली जो रैंक रेंज है वो क्या हो सकती है, किसके आसपास मेरी रैंक बन सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ रैंक हम आगे की जो है प्रिपरेशन, वो प्रिपरेशन प्लानिंग कर सकते हैं ना। एक बात समझने वाली है कि हमें मार्क्स से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। काउंसलिंग कभी भी मेरिट बेसिस पे होती है और वो रैंक बेसिस पे होती है। तो कभी भी जब आपको अल्टीमेटली यू हैव टू फिगर आउट कि आपको आपकी रैंक जो है वो कितनी बन रही है। मार्क्स कितने आ रहे हैं वो तो ठीक है, बट मार्क्स के बेसिस पे ही रैंक बने, आई मीन स्पेक्यूलेट किए जा सकते हैं। तो मार्क्स तो जरूरी है ही, बट अल्टीमेटली हमको रैंक फिगर आउट करनी है, और जिससे कि क्योंकि रैंक जो है उसी पे हमारी मेरिट लिस्ट बनती है, स्टेट मेरिट लिस्ट, उसी पे हमारी काउंसलिंग कंडक्ट होती है, उसी पे हमको कॉलेजेस मिलते हैं। सो ये दिस वीडियो विल डेफिनेटली गिव यू एन आइडिया कि आपके जो एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं उस पर कितनी रैंक आपकी बन सकती है। इसके अलावा भी अगर आपके
कोई डाउट्स हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। एट द सेम टाइम काउंसलिंग सर्विसेज के लिए भी आप करियर मीडिया को अप्रोच कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।